वेलकम टू माय चैनल अरोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मैं एक नया सीरीज शुरू किया हूँ हिस्ट्री ऑनर्स का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार या भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेबस के अनुसार है, उसी पर हम चर्चा करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में। इस कड़ी में हम पहले जो सोर्स हैं इंडियन हिस्ट्री के, कौन कौन से सोर्स हैं उस पर बात करेंगे और फिर हम अलग अलग सोर्सेस पर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। सर्वप्रथम जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस हैं उनको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा लिटरेरी सोर्सेस और तीसरा फॉरेन अकाउंट्स या ट्रैवलॉग्स। ये तीनों सोर्सेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन सर्वप्रथम हम आज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो है वो कुछ मायने में लिटरेरी सोर्सेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके क्या कारण हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में या न्यूमिस्मेटिक्स क्वाइंस के फॉर्म में या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के फॉर्म में, मॉन्यूमेंट्स के फॉर्म में, बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स के फॉर्म में हमको प्राप्त होते हैं। नॉर्मली जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो रॉक्स पर या पिलर्स पर या कॉपर प्लेट पर लिखे गए हैं और सामान्य रूप में उसमें हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। जिस तरह से लिटरेरी सोर्सेस में ये देखा जाता था कि बहुत सारे जो लिटरेरी सोर्सेस हमारे हैं वो किसी एक पीरियड में नहीं लिखे गए, अलग अलग टाइम में वो लिखे गए। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो महाभारत, पहले उसमें 10,000 श्लोक थे, उसको जय संहिता कहा जाता था। बाद में 1,00,000 श्लोक हो गए जिसको लक्ष्य संहिता और महाभारत कहा गया। अगर हम ऋग्वेदिक पीरियड में ऋग्वेद की बात करें तो उसका चैप्टर 2 से 7 तक पहले लिखा गया, फिर चैप्टर 1 और 10 सबसे बाद में लिखा गया। तो विभिन्न समय पर विभिन्न लोगों ने लिखा है और कई बार उनकी कॉपी की गई है। तो जो लोग कॉपी किए हैं वो अपने विचारों को भी उसमें समाहित कर दिए हैं या उसमें कुछ फेर बदल भी हो गया है। तो लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में इतनी आसानी से कोई फेर बदल नहीं हो सकता था, इसलिए हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। अगर दूसरी बात करें तो जो हमारा प्री हिस्ट्री है या प्रोटो हिस्ट्री का जो पीरियड है जिसमें लिटरेरी सोर्सेस हमारे पास नहीं है, उस काल के इतिहास को जानने के लिए हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर ही आश्रित रहना पड़ता है, हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। सो द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और द हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। इसलिए हम सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की चर्चा करेंगे। अगर हम सर्वप्रथम इस कैटेगरी में इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो नो डाउट हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बहुत सारे मुहर मिले हैं, बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई मिली है, बट अनफॉर्चुनेटली उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम बहुत कुछ डेसिफर नहीं कर पाते हैं उस विषय में। अगर फ्यूचर में कभी हम उसको पढ़ लिए तो बहुत सारी जानकारियाँ हमको हड़प्पन सभ्यता के बारे में मिलेगी। जो पहला इंस्क्रिप्शन हमको प्राप्त होता है वो अशोकन पीरियड का होता है, जो जेम्स प्रिंसेप ने उसको डेसिफर किया और उसके आधार पर हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है अशोक के ऑर्डर्स के बारे में, उसके विचारों के बारे में, उसके धर्म से संबंधित जो विचार हैं, बौद्ध धर्म के संबंध में जो विचार हैं, ये सारी जानकारियाँ हमको मौर्य पीरियड के या अशोक के पीरियड के जो इतिहास हैं वो हमको उसके इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, जब हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़े कुछ इंस्क्रिप्शंस की बात करूं तो रॉक एडिक्ट 5 जो है उसमें धम्म महामात्रा की बात की गई है, धम्म महामात्रा के जो ड्यूटीज हैं उसकी चर्चा की गई है। जो 13 है रॉक एडिक्ट, उसमें जो विदेशी बहुत सारे जो लोग हैं जैसे एंटियोकस की, मगास की चर्चा की गई है। फिर जो आर्टविक्स को वो थ्रेटन करता है उसकी चर्चा की गई है। फिर जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं उसकी भी चर्चा कई इंस्क्रिप्शंस में हमको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया
कि कुछ ही इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जैसे मस्की, गुर्जरा, नेतूर, जिसमें हमको, फिर ब्रह्मगिरी, जिसमें हमको अशोक का नाम मिलता है। इसके अलावा जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें अशोक को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है। तो ये जानकारी हमको उसके इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उसके जो मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन हैं वो प्राकृत भाषा और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। 2 इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से मिलते हैं, जो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। कांधार से जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो अरामाइक लिपि में है और वो बाइलिंगुअल है। तो इस तरह से हम डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में, डिफरेंट स्क्रिप्ट के बारे में भी इंस्क्रिप्शन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था या बाद में जो भी राजा थे उनके साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी हमको इंस्क्रिप्शन से मिलती है, उसके एडिक्ट से मिलती है, जो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उससे मिलता है कि जहाँ जहाँ भी उसके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं इसका मतलब है कि वहाँ उस राजा का, या अगर हम अशोक के संदर्भ में कहें तो अशोक का साम्राज्य उस एरिया में था। तो इस तरह से जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में इंस्क्रिप्शन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब इस इंस्क्रिप्शंस को भी 2 श्रेणी में बांटा गया है, रॉयल इंस्क्रिप्शंस और प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस। ये रॉयल इंस्क्रिप्शंस जो है अशोक के बाद में जो देखा गया, तो डिफरेंट जो राजा थे उनके मंत्रियों के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा या उनके जो राज कवि हैं उनके द्वारा इसको जारी किया गया। कुछ प्रशस्ति के फॉर्म में जारी किया गया, और जो ये प्रशस्ति के फॉर्म में जारी किया गया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति, जो पहले अशोक का जो एक पिलर एडिक्ट है उसी पर लिखा गया है। और ये समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करता है। समुद्रगुप्त के बारे में उसका जो राजकवि है हरिसेन, वो संस्कृत भाषा में इसमें लिखता है, जिसमें उसके विजय अभियानों की चर्चा करता है। तो इस प्रकार ये रॉयल इंस्क्रिप्शंस भी राजाओं के बारे में बहुत सारे जानकारी हमको देते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है, जैसे खारवेल उड़ीसा का जो राजा था कलिंग का, उसका इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा, तो उससे हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर नासिक इंस्क्रिप्शन जो बालश्री के द्वारा जारी किया गया गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में, उसमें हमको जानकारी मिलती है। फिर बालाघाट का इंस्क्रिप्शन है, उसमें भी हमको जानकारी प्राप्त होती है राजाओं के बारे में। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रदमन का, उसमें मौर्य पीरियड में जो सुदर्शन झील की बात हुई, उसको बनवाया गया, फिर बाद में उसको मरम्मत उसकी की गई, उसकी जानकारी हमको मिलती है। फिर ग्वालियर में इंस्क्रिप्शन मिला है, उससे भी हमको जानकारी मिलती है। भीतरी में जो इंस्क्रिप्शन मिला है उससे हमको गुप्त पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉयल इंस्क्रिप्शंस, वो किसी न किसी राजवंश के बारे में, किसी न किसी राजा के बारे में हमको जानकारी प्रदान करते हैं। ग्वालियर का जो अभिलेख है वो राजा भोज के बारे में बताता है। फिर देवपाड़ा बंगाल में विजय सेन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर गिरनार अभिलेख है, उससे भी हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। आईहोल इंस्क्रिप्शन जो पुलकेशिन द्वितीय के पीरियड का है, उससे हमको जानकारी मिलती है कि किस प्रकार हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित कर दिया गया और दक्षिण भारत में उसका जो एक सपना था साम्राज्य विस्तार करने का, वो खत्म हो गया। फिर एरन इंस्क्रिप्शन है जो 510 ईस्वी का है, उससे हमको सती प्रथा के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, भारत में उसकी शुरुआत की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं रॉयल इंस्क्रिप्शंस, वो हमको बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। इसके साथ ही कॉपर प्लेट चार्टर्स जो नॉर्मली लैंड ग्रांट से जुड़े हुए हैं, भूमि अनुदान से जुड़े हुए हैं, जो कॉपर के प्लेट पर खुदवाए जाते थे, जिनको दान दी जाती थी ज़मीन, उनको कितनी ज़मीन दी गई है, किस तरह की ज़मीन है, किस राजा के द्वारा दिया गया है, तो ये चीज़ की जानकारी हमको कॉपर प्लेट चार्टर से मिलती है। किस समय ये शुरू हुआ, बेसिकली सातवाहन के पीरियड में ये लैंड ग्रांट का सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन जो लैंड ग्रांट सिस्टम था सातवाहन के पीरियड में बड़ा कम था। ब्राह्मणों को अश्वमेध यज्ञ वगैरह कराने के लिए दान के रूप में दिया जाता था। गुप्ता पीरियड से ये बहुत ही बढ़ गया लैंड ग्रांट सिस्टम, तो बहुत सारे कॉपर प्लेट चार्टर मिलते हैं। और गुप्ता पीरियड के बाद तो ये बृहद पैमाने पर होने लगा। गुप्ता पीरियड में गांव के गांव, सैकड़ों गांव दान में कर दिए जाते थे। और ये लैंड ग्रांट जो है, ये जो सिस्टम है, इसी ने धीरे धीरे फ्यूडलिज्म को डेवलप किया और एक फ्यूडल फेज की शुरुआत होती है, जो गुप्ता पीरियड के बाद
और अर्ली मेडिवल पीरियड तक वो पूरा रहता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत तक वो रहता है। हालांकि हर्षवर्धन ने कुछ प्रयास किया था उसको कंट्रोल करने का, लेकिन वो पूरी तरह से कर नहीं पाया। तो ये जो लैंड ग्रांट चार्टर हैं उससे भी हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, और इससे हमको ये भी जानकारी मिलती है कि फ्यूडल सिस्टम की शुरुआत हुई थी। तो ये सारे रॉयल इंस्क्रिप्शंस हैं। अगर प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस की हम बात करें तो नॉर्मली मंदिरों पर, मूर्तियों पर उत्कीर्ण की गई हैं, उस पर इंस्क्राइब की गई है, और इससे हमको किसी भी मंदिर की स्थापना का टाइम पता चलता है, कब वहाँ मूर्ति स्थापित की गई उसके बारे में पता चलता है। अब जैसे गुप्ता काल के पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए मूर्तियाँ बनती थी, गुप्ता काल के बाद और गुप्ता काल में हिंदू धर्म से मूर्तियाँ बनने लगी। तो ये हमको धार्मिक विश्वास का भी पता चलता है। इसके अलावा भाषा का कैसे विकास हुआ ये भी हमको इन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। जैसे पहले प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी, बाद में गुप्ता काल में, और उसके बाद संस्कृत भाषा में हम लिखी जाने लगी। तो ये सारी जानकारी हमको इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि इंस्क्रिप्शंस में और लिटरेरी सोर्सेस में भी समानता है। जैसे पुष्यमित्र शुंग के बारे में महाभाष्य में जो लिखा गया है, अश्वमेध यज्ञ कराया उसने, वही चीज़ हमको गुप्त वंश के ही वंशज के द्वारा अयोध्या में जो एक इंस्क्रिप्शन जारी किया गया उसमें ये बातें हमको मिलती है। तो कई बार हम साहित्यिक सोर्सेस में और इंस्क्रिप्शंस में समानता भी देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस हमको विदेशों से भी मिले हैं। 1400 ईसा पूर्व का बोगाज का ऐसे इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें मित्र का, नाशत्य का, इंद्र की चर्चा है। तो इससे हमको एशिया माइनर में ये बोगाज का आई है। इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि जो आर्यंस के देवी देवता थे उनकी चर्चा वहाँ हुई है, अर्थात वहाँ भी आर्य की जो मान्यताएं थी या वहीं से आर्यन यहाँ आए थे। तो एक सिमिलरिटी हमको धार्मिक क्षेत्र में नज़र आती है। फिर और भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तेलुल अमनो से इंस्क्रिप्शन मिला है, बहस्तून से इंस्क्रिप्शन मिला है विदेशों में, उससे हमको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तेलुल अमनो से जो मिट्टी की तख्तियाँ मिली हैं उससे हमको ये पता चलता है कि बेबीलोनिया के जो राजा का नाम है वो भारत और ईरान के राजा के नाम से मिलता जुलता है। उसी तरह से पर्सिपोलिस और बेहस्तून से हमको ये जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम जो ईरानी राजा था उसने सिंध पर आक्रमण किया था। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ हमको इन इंस्क्रिप्शन से मिलती है। कुछ ऐसे भी राजवंश में हैं जिनके बारे में हमको लिटरेरी सोर्स नहीं में है, इंस्क्रिप्शन से ही जानकारी मिलती है। जैसे सातवाहन, राष्ट्रकूट वगैरह की जो जानकारी है वो हमको इंस्क्रिप्शन से ही प्राप्त होती है। उनके इतिहास की संरचना के लिए हमको इंस्क्रिप्शंस पर ही आधारित रहना पड़ता है। तो ये इंस्क्रिप्शंस का इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें न्यूमिस्मेटिक्स का, क्वाइंस का, तो क्वाइंस भी एक बड़े इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं भारत के इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। अगर हम सबसे प्राचीन क्वाइन की बात करें तो भारत में जो प्राप्त हुआ वो पंच मार्क क्वाइन था, जिसको आहत सिक्का कहते हैं हिंदी में। लेकिन उस पर जारी करने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ है, न किसी का कोई तस्वीर है। तो इसलिए ये बता पाना कि वो किस पीरियड का है बड़ा मुश्किल है। कुछ इतिहासकार उसका इंटरप्रिटेशन सिंबल के आधार पर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उसे बहुत ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर चंद्रमा का निशान है कुछ, तो हम ये इंटरप्रिटेशन किया जाता है वो चंद्रगुप्त का होगा। लेकिन अब चंद्रगुप्त में कौन सा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या गुप्त काल का चंद्रगुप्त, तो ये थोड़ा कठिन है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हुई क्वाइंस के फील्ड में, वो जब इंडो ग्रीक भारत आए तो उनके आक्रमण के बाद उनके सिक्कों को देखकर भारत में भी उसी तरह के सिक्के जारी किए जाने लगे। उनके जो सिक्के थे उस पर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब रहता था, कुछ पोर्ट्रेट रहता था, राजाओं की तस्वीर रहती थी, या तिथि जारी ईयर तिथि रहती थी, जिस तिथि को या जिस साल में वो जारी किया गया था। तो भारतीय जो राजा थे वो भी फिर बाद में उसी तरह से क्वाइंस निकालने लगे। और हम कहें तो इस मामले में जो भारत का इतिहास है या भारत के जो राजा थे वो ऋणी हैं इंडो ग्रीक के। बाद में शक आए या कुषाण आए और जितने भी आए उन लोगों ने इस तरह के सिक्के जारी किए और उसी की परंपरा को आगे जारी रखा गया। और उसके बाद इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ हमको सिक्कों के आधार पर मिलती है। जैसे अगर बहुत सारे सिक्के कहीं एक जगह से प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब है या तो वो
उस साम्राज्य का, उस राज्य का राजधानी थी, या वो एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहाँ बहुत ही व्यापार होता था। फिर जहाँ जहाँ किसी एक राजवंश के सिक्के पाए गए हैं, इसका मतलब है कि वहाँ तक उसके या तो साम्राज्य का विस्तार है या व्यापारिक संबंध उस राज्य से है, तो ये जानकारी हमको मिलती है। फिर जिन जिन मेटल्स का उपयोग किया गया है, तो उसके आधार पर हमको उस राज्य की संपन्नता और उस राज्य में प्रयोग किए जाने वाले धातुओं के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो गुप्ता काल में मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन जारी किए गए, तो इतिहासकारों का मानना है कि ये गुप्त राज्य के प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है, और ये भी दिखाता है कि व्यापार में भी समृद्धि हुई होगी। हम ये देखते हैं कि बाद में जो गुप्ता कॉइन मिला है उसमें कुछ खोट है, कुछ दूसरे मेटल मिलाए गए हैं, तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद सोने की कमी होने लगी, या जो प्रॉस्पेरिटी थी गुप्त साम्राज्य की वो कम होने लगी। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है, लेकिन एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि व्यापार में वृद्धि हो रही होगी और उतना सोना होगा नहीं, तो सिक्कों की बढ़त को बढ़ाए रखने के लिए उसमें कुछ खोट जारी किया गया, उसमें कुछ मिलाया गया। हम इस तरह से भी इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिक्कों पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें इंस्क्राइब की गई है जिससे हमको धार्मिक विश्वास के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे गुप्त काल के सिक्कों पे गरुड़ की भी तस्वीर मिलती है। फिर भागवत धर्म से वो जुड़े हुए हैं, इस तरह के भी इंस्क्राइब शब्द हमको मिलते हैं। तो हम उसके धार्मिक बिलीफ के बारे में परम भागवत जैसे शब्द भी मिलते हैं, तो हम उनके धार्मिक विश्वास के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ तक कि एक इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, अर्थात इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो साहित्य प्रेमी था। गुप्त काल में ही हमको कुछ चांदी के सिक्के भी मिलते हैं जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम का है, लेकिन ऐसा माना गया है कि गुप्त वंश में ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए, चांदी के सिक्के शायद नहीं थे। तो एक निष्कर्ष ये निकाला गया कि चंद्रगुप्त जो है वो शक राजाओं को पराजित किया, जो पड़ोस में शक राजा थे, और वो लोग चांदी के सिक्के चलाते थे, तो मैं भी उनके खजाने से वो पैसे रुपया आया हो, वो सिक्का आया हो। तो उस विजय अभियान की भी जानकारी हमको इन सिक्कों के आधार पर मिलती है। तो ये कॉइन्स जो हैं वो व्यापार को, साम्राज्य के विस्तार को, उसके प्रॉस्पेरिटी को सब कुछ दर्शाता है। और जो बाद में हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के बाद, हर्षवर्धन के पीरियड में या उसके बाद के पीरियड में, या बहुत सारे ऐसे भी राजवंश हैं जहां हमको कॉइन्स नहीं मिलती है, तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गुप्त काल के बाद जो एक सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई, फ्यूडल सिस्टम विकसित हुई, तो ट्रेड और जो सिटीज़ थे वो डिक्लाइन होने लगे, एक क्लोज्ड इकोनॉमी डेवलप होने लगी, और व्यापार में जो समृद्धि थी वो समाप्त होने लगा। शहरों का जो एक ऐश्वर्य था या शहरों की जो एक चमक धमक थी वो समाप्त होने लगी। पाटलिपुत्रा के बारे में चाइनीज यात्री कहता भी है कि पाटलिपुत्रा जो है अब एक गांव के रूप में हो गया था। वो पहले जिस तरह से एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी था उस तरह से नहीं रहा था। तो सिक्कों के अध्ययन के आधार पर हम इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अच्छे से कॉइन्स का अध्ययन किया जाए तो भारत के आर्थिक इतिहास को लिखने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरह से सिक्का जो है, कॉइन्स जो है, वो भी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी कड़ी में अगर हम स्मारक भवन या मंदिरों की बात करें तो ये भी हमारे कला को, आर्किटेक्चर को और धार्मिक विश्वास के बारे में बताती है। नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनते थे वो बेसिकली नागर शैली में बनते थे, और दक्षिण भारत में जो बनता था वो द्रविड़ शैली में बनता था। और दक्षिणापथ में नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण से एक बेसर शैली का निर्माण किया गया था। तो हम इन दोनों जगहों के, या ये तीनों जो शैली है उसका अगर हम अच्छे से अध्ययन करें तो उस समय के आर्किटेक्चर के बारे में तो हम जानते ही हैं। हमको ये भी जानकारी मिलती है कि जिस राजा ने उसको बनवाया था उसका धार्मिक विश्वास क्या था, उस समय कौन से देवी देवता थे। जैसे हम पहले ही कह चुके हैं कि गुप्त पीरियड के पहले हमको मुख्य रूप से स्तूप, चैत्य ये प्राप्त होते हैं, और गुप्त काल में और उसके बाद में हमको हिंदू धर्म से जुड़े हुए बहुत से मंदिर मिलते हैं। तो हमको धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी मिलती है।
विदेशों में भी अगर हम जावा में बोरोबुदूर में जो एक स्ट्रक्चर मिला है उससे हमको ये पता चलता है कि महायान का बौद्ध धर्म जो है वहाँ वो विकसित हुआ था। तो विदेशों से भी हमको भारत की आर्ट या यहाँ की सभ्यता के प्रचलन का, विकास का, प्रसार की जानकारी हमको इस स्मारक से, मंदिर से या जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं उससे हमको प्राप्त होती है। मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो मूर्ति कला भी किस प्रकार की कला कब विकसित हुई थी उसकी जानकारी हमको मिलती है। खास करके दो तरह की कला मुख्य रूप से मूर्ति कला में इम्पॉर्टेंट है, एक गांधार शैली, एक मथुरा शैली। गांधार शैली जो है उस पर विदेशी प्रभाव है, खास करके कनिष्क के पीरियड में इसका बहुत विकास हुआ था। और जो गांधार शैली में गौतम बुद्ध वगैरह की मूर्ति बनाई गई है उस पर अपोलो उनका की छाप नज़र आती है। अपोलो देवता की जो मूर्ति थी उस तरह से नज़र आती है और ख़ास करके वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और वो उस पर विदेशी प्रभाव माना जाता है। मथुरा कला जो है उसको इंडिजिनस माना जाता है, पूर्ण रूप से भारतीय माना जाता है। गुप्त काल और उसके बाद मथुरा कला का भी बहुत विकास हुआ। इसमें योग मुद्रा में या सिटिंग पोजीशन में मूर्तियाँ बनाई गई है। इनकी जो मुखाकृति है वो बहुत ही अच्छी बनाई गई है, एक आभा झलकती है। गुप्त पीरियड के बाद बहुत ही कलात्मक, एक संकेतात्मक या सिंबॉलिक आधार दिया गया है मूर्तियों को। जो कोई कला का पारखी होगा वही उसको समझ पाएगा, अन्यथा उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से मूर्ति कला का जो विकास हुआ, उस मूर्ति कला के विकास से भी हमको इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। पेंटिंग जो है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अजंता एलोरा में जो पेंटिंग्स प्राप्त हुई है, बाघ की गुफा में जो पेंटिंग्स प्राप्त हुई है, उससे भी हम बहुत कुछ डिसिफर कर पाते हैं। खास करके उस समय के धार्मिक विश्वास के बारे में, लोगों के जनजीवन के बारे में, किस तरह का कलर प्रयोग होता था उसके बारे में। जैसे अजंता की गुफाओं में जो कलर प्रयोग होता था बड़े चटक रंग थे, आज भी वो फेड नहीं हुए हैं। हालांकि इसका एक और रीज़न है कि चूँकि धूप नहीं मिलता है इसलिए भी फेड नहीं हुए हैं। फिर ये भी पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो मान्यता थी उसकी बहुत सी चर्चा हुई है। वो एक अगर हम कहें तो ये जो अजंता वगैरह की जो पेंटिंग है वो थोड़ी रिलीजियस है। दूसरी तरफ बाघ की गुफा में जो पेंटिंग प्राप्त हुए हैं वो जनजीवन से और धार्मिक हैं। उनमें जनजीवन का जो प्रभाव है, कुछ ऐसे पेंटिंग हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत से एक करुणामय विचार प्रदर्शित करते हैं। जैसे मरनासन राजकुमारी की पेंटिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पेंटिंग है उनका भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। जो अब अंतिम कैटेगरी है इसमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। अब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हैं वो स्टोन एज जो पूरा स्टोन एज को जानने का एक प्रमुख साधन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ही हैं। उसी के आधार पर हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो डिफरेंट जगहों की खुदाई हुई है वहाँ किस तरह का जनजीवन था, सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था क्या थी, उसकी जानकारी हमको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से ही मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो 7 लेयर्स ऑफ टाउन्स मिले हैं मोहनजोदाड़ो के, तो उससे भी हमको ये जानकारी मिलती है कि किस तरह से वहाँ बाढ़ से प्रभावित होते थे और फिर से रिकन्स्ट्रक्ट होता था शहर। तो ये जानकारियाँ हमको मिलती है। जो स्टोन के जो औजार मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, खास करके जो स्टोन पीरियड है, जो भी हमारा पैलियोलिथिक पीरियड हो या मेसोलिथिक पीरियड हो, तो उस स्टोन के औजार्स के या बोन के जो औजार्स मिलते हैं उसके आधार पर हम उस समय के जनजीवन को हम जान सकते हैं कि किस तरह के, जैसे खुरदरे अगर मिल रहे हैं तो उसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसका अपना एक अलग काम है। फिर मान लो अगर सॉफ्ट स्मूथ मिलने लगे हैं, तो इस तरह से हम इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हम इस आधार पर जो भी हमको प्राप्त हुआ है। अरे भाई, पाकिस्तान के सुहन घाटी से जो खुरदरे स्टोन टूल्स मिले हैं उसके आधार पर यह जानकारी हमको मिलती है कि 4 लाख से लेकर 2 लाख ईसा पूर्व तक मानव की उपस्थिति वहाँ थी। फिर 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक
की जो जानकारी हमको मिलती है उससे ये पता चलता है कि किस तरह से भारत में भी अन्न उपजाए जाने लगे, पशुपालन शुरू हो गया, कपड़ा बुनना लोगों ने जान लिया, जिसको नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, जिसको गोल्डन चाइल्ड कहते हैं। तो ये सारी जानकारियां हमको मिलती है। फिर जो कब्र हम देखते हैं तो उन कब्रों का अध्ययन अगर करें तो उससे ये भी हमको जानकारी मिलती है कि लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में शायद लोगों का एक विचार था, एक मान्यता थी, ये भी जानकारी हमको मिलती है। अगर मृदभांडों की हम चर्चा करें तो मृदभांडों, जिस तरह के मृदभांड मिले हैं उसके आधार पर आर्थिक जीवन के साथ साथ कलात्मक जीवन के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र में जो खुदाई हुई है तो जो सबसे पहला जो लेयर मिला है उसमें गेरुए रंग के मृदभांड मिले हैं, उसके बाद काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, उसके बाद पेंटेड ग्रेवेयर मिले हैं। तो एक हमको क्रमिक विकास की जानकारी इन मृदभांडों के आधार पर हमको प्राप्त होती है। तो इससे भी हम इतिहास की संरचना कर सकते हैं। अब अगर हम मोहरों की बात करें, सील्स की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से 500 से ज़्यादा सील्स मिले हैं। तो उस समय के धार्मिक विश्वास के बारे में हमको जानकारी मिलती है, व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। बसाढ़ जो बिहार में है, जिसको वैशाली कहा जाता है, वहाँ से 274 सील्स मिले हैं। उससे हमको एक श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें बहुत सारे व्यापारी से लेकर माल ढोने वाले सारे उस श्रेणी में थे और उसके सदस्य भारत के विभिन्न जगहों पर पाए जाते थे। ये भी मान्यता मिली है कि कुछ शिव और विष्णु के जो मंदिर हैं उसको प्रबंधित करने का काम, उसका प्रबंध भी इस श्रेणी के द्वारा किया जाता था। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ हमको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से मिली हैं। फिर हाल के दिनों में जितने आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई हुई है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनकी चर्चा ग्रंथों में की गई है, उनकी खुदाई की जा रही है और इतिहास की जानकारी जैसे प्राप्त की जा रही है। जैसे बीबी लाल हस्तिनापुर की खुदाई करते हैं और उसके आधार पर उनका ये मानना है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इसी तरह से बहुत सारे जगहों पे राखी गढ़ी में ये इससे कुछ जानकारी मिलती है कि महाभारत के टाइम का जो रथ है उसकी जानकारी मिलती है। तो ये एक खुदाई के आधार पर हम इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर इस तरह से हम देखें तो जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो हमारे इतिहास के ज्ञान को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।